हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रीडम में स्वागत है। और आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में गुलाम वंश के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में पढ़ाया था और उससे पहले मैंने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब आज हम आपको गुलाम वंश के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना लाहौर में की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना लाहौर में 1206 में की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इससे पहले मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक बनने से पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास जान लेते हैं कि वह शासक कैसे बना और कौन था। देखिएगा क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। जब मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम या दास के रूप में खरीदता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले से ही घोड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में अच्छे निपुण होता है। अच्छा सा, बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है, कुशल होता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी उसे अमीर ए आखूर मतलब घोड़ों का सरदार, एक अश्वशाला होती है उसका प्रधान सेनापति नियुक्त करता है। उसके बाद में धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी योग्यता की वजह से प्रधान सेनापति मतलब मोहम्मद गौरी का सेनापति बन जाता है। मोहम्मद गौरी का सेनापति बन जाता है और भारत में मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए सभी युद्धों में कुतुबुद्दीन ऐबक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें महत्वपूर्ण युद्ध उसका 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक कन्नौज के गैड़वाल वंशीय शासक जयचंद की आंख में तीर मार देता है, जिससे मोहम्मद गौरी ये युद्ध जीत जाता है। मोहम्मद गौरी जब ये युद्ध जीत जाता है, इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक कालिंजर जीतता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र पर अभियान चलाता है, बहुत से क्षेत्रों पर अभियान चलाकर उन क्षेत्रों को जीत लेता है। ठीक है, क्या होता है 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, तब क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश इसे या फिर इसे दास वंश के नाम से हम जानते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना लाहौर में करता है। लाहौर में गुलाम वंश की स्थापना करता है। कुछ समय बाद धीरे धीरे जब 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है और अपनी राजधानी लाहौर बनाता है, तो 1208 या 9, कहीं की 9 लिखा मिलता है, जो मोहम्मद गौरी का भतीजा होता है जिसका नाम गयासुद्दीन महमूद होता है, तो वो क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास पद से मुक्ति दे देता है। दास पद से मुक्ति मतलब ये होता है कि वह शासक बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी का जो भतीजा होता है जिसका नाम गयासुद्दीन महमूद होता है, यह दास पद जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, मतलब अभी तक 1206 में स्थापना की और 1208 तक अभी भी गुलामी में ही शासन कर रहे हैं। तो गयासुद्दीन महमूद क्या करता है, दास पद से मुक्ति दे देता है। 1208-9 में बताया गया है विद्वानों के अनुसार। तो 1208-9 में दास पद से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, अच्छा हम बात जान लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का सरनेम ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सरनेम जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सरनेम उपनाम जो था पीछे जो लगाता था वो ऐबक था। ऐबक शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका नाम होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक शब्द का शाब्दिक अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। ऐबक की मृत्यु 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। घोड़े से गिरकर, चौगान मतलब पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उपाधियां थीं, जिनमें लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, पील बख्श, पील का मतलब होता है हाथी और बख्श मतलब दान करने वाला। तो पील बख्श से
का मतलब ये हुआ हाथियों का दान करने वाला। इसकी उपाधि कुरान खां की भी थी। कुरान खां की उपाधि इसलिए इसे दी गई थी क्योंकि यह कुरान का पाठन बहुत ही अच्छे स्वर में करता था, बहुत अच्छी आवाज़ में कुरान को पढ़ता था, इसलिए इसकी उपाधि कुरान खां की थी। कुछ विद्वानों ने इसे हातिम भी कहा है, हातिम भी कहा है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो निर्माण कार्य थे वो निम्नलिखित हैं, जिनमें उसने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी। दरअसल बात ये होती है कि दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण की नींव ये ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में रखवाता है। एक सूफी संत हुए हैं जिनका नाम ख्वाजा बख्तियार काकी था। इन्हीं की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखता है। दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखता है, लेकिन बेचारा निर्माण होने से पहले ही मर जाता है, तो इसे पूरा इल्तुतमिश कराते हैं। अभी हम आगे बताएंगे। दिल्ली में ही कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराता है। दिल्ली में ही कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराता है और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराता है। बताया जाता है जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है वो पहले संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, जिसका निर्माण विग्रह राज ने कराया था। तो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है इसे एक झोपड़े में, मतलब एक मस्जिद टाइप में परिवर्तित कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी हमने बताया है 1210 में लाहौर में हो जाती। जब इसकी मृत्यु हो जाती तो उस समय जो तुर्क के अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आराम शाह को गद्दी पर बिठा देते हैं। आराम शाह को गद्दी पर बिठा देते हैं। इनका नाम भी आराम शाह है और काम से भी ये आराम शाह है। ये जब गद्दी पर शासक बनते हैं तो क्या होता है, शासन में इनके जो राज्य में बहुत ही ज़्यादा अराजकता फैल जाती है, असंतोष लोगों में फैल जाता है, सैनिक वर्ग में असंतोष हो जाता है, विद्रोह होने लगते हैं, ये सब बातें होती हैं। तो असंतोष अराजकता फैल जाती है। तो इनके बाद में जब क्या होता है कि ये मात्र 8 महीने तक शासक पद पर रहते हैं, तो इनका जो युद्ध होता है, आराम शाह का युद्ध जो होता है वो इल्तुतमिश से युद्ध होता है। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था, अभी हम बताएंगे। तो इल्तुतमिश से युद्ध होता है जिसमें इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देता है और गुलाम वंश का शासक बनता है। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या 1210 में कर दी युद्ध में और गुलाम वंश का शासक बन गया। ठीक है। तो 1210 में जब ये गुलाम वंश का शासक बनता है तो सबसे पहले अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आता है। अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है। इल्तुतमिश शब्द का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश शब्द का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश की जो उपाधियाँ थीं अमीर अल उमरा थीं और सुल्तान ए आजम थीं। ये इसकी 2 उपाधियाँ थीं, अमीर अल उमरा और सुल्तान ए आजम। यह शासक बनने से पहले हमने बताया था, यह शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, बदायूं का। शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। इसके शासक बनने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये इलवरी जात का था, तुर्क का मूल निवासी था। यह है इलवरी जात का तुर्क था। यह इलवरी जात का तुर्क था। तो बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और नसरुद्दीन महमूद तक दास वंश या गुलाम वंश चला था, जिसे कुतुब वंश बोलते हैं। मतलब बताया जाता है कि गुलाम वंश में 3 वंश मिल चले थे। पहला कौन सा, कुतुब वंश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक और नसरुद्दीन आराम शाह। इसके बाद अगला वंश जो चला वो शमसी वंश के नाम से जाना जाता है, जो इल्तुतमिश से लेकर के रजिया सुल्तान और नसरुद्दीन महमूद तक चला था। नसरुद्दीन महमूद के बाद हम गयासुद्दीन बलबन जब शासक बनता है तब बलबनी वंश बोला जाता है। खैर हम ये बात हम आगे करेंगे। तो ये इलवरी जात का तुर्की मूल था और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। इसके समय में
क्या होता है, जब ये दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है तो सबसे पहले कुछ कार्य करता है, प्रशासन की देखरेख के लिए कुछ कार्य करता है, जिसमें तुर्कान चहलगामी मतलब 40 सरदारों का एक समूह होता था। 40 जो विद्वान वर्ग के लोग होते थे, उन्हें मिलाकर 40 सरदारों का एक समूह, जिसे चालीसा कहा गया, जो सलाह मशवरा यानी राय देने के लिए इसका स्थापना की गई थी। 40 सरदारों की स्थापना, जिसे तुर्कान चहलगामी या चालीसा कहा गया, जिसका सदस्य बलबन भी था। ठीक है। इकता प्रणाली चलाई, जिनका मालिक कौन होता था, इक्तेदार होता था। ये तहसील लेवल की सिस्टम था, एकता प्रणाली। और चांदी का टका, तांबे का जीतल चलाया, जो शुद्ध अरबी भाषा में, इसमें अरबी भाषा में लिखा हुआ था। चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया। इसका जो निर्माण कार्य था स्थापत्य कला का, सबसे पहले इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य पूरा किया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। सुल्तानगढ़ी में इसने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद के लिए मकबरा बनाया। तो इसे मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। बताया जाता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किस शासक ने सबसे पहले अपना स्वयं का मकबरा बनवाया था? तो हम बताएंगे कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा बनवाया था और इसने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद के लिए सुल्तानगढ़ी में मकबरा बनवाया था। इसने जोधपुर में अतरकैन के दरवाजे का निर्माण कराया था और इसने स्वयं का भी मकबरा बनवाया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। इसके समय में क्या होता है, एक तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1215 में। तृतीय युद्ध होता है, तृतीय युद्ध 1215 में होता है और वो या गजनी के शासक यालदौज से होता है। ये क्या करता है, यालदौज को पराजित कर देता है। तृतीय युद्ध। इसी के समय में मंगोल आक्रमण भी होते हैं पहली बार भारत में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले मंगोल आक्रमण कब, मतलब किसके समय में हुए? तो हम बताएंगे इल्तुतमिश। तो बताया जाता है कि इसने बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से, मतलब कूटनीतिक तरीके से भारत में मंगोल आक्रमणों को होने से बचाया था। इसने मंगोल आक्रमणों को होने से बचाया था और मंगोलों पर बाद में विजय भी, मंगोलों के कुछ क्षेत्रों पर बाद में विजय भी प्राप्त कर ली थी। और इसके भारत में जो विजय अभियान थे, जिनमें नागौर, जालौर, रणथंभौर, बयाना, अजमेर और ग्वालियर, ये इसके भारत में विजय अभियान थे। इसकी मृत्यु 1236 में हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अगला शासक 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज बनता है। अगला शासक 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज बनता है, या कुछ दिनों तक रहता है। तो जो अमीर वर्ग, मतलब तुर्कान चहलगामी वर्ग होता है, वो इसे हटा देता है। रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर इसकी हत्या कर देता है और किसी पद पर नियुक्त करता है, रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान को पद पर नियुक्त करता है। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक भारत की पहली मुस्लिम शासिका रही हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।